आपको किताब लिखते समय और नरेंद्र मोदी से इंटरैक्ट करते समय क्या आपको लगा कि वो बहुत लंबे समय से इस बात की तैयारी कर रहे थे कि वो उनको एक बार बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है और देश का प्रधानमंत्री बनना है? Was he the most prepared leader who became the prime minister of this country? नहीं, बिल्कुल लगा था, लेकिन मैं ये कन्फेस करूंगा, और मैंने अपनी जो मोदी जी वाली जो बायोग्राफी है, इसके जो नया जो इंट्रोडक्शन है, इसमें मैंने कन्फेस भी किया है कि हम लोग कई बार मिस कर गए, मतलब मैं भी मिस कर गया उन चीजों को रीड करने का जिसकी कितनी डीप सीटेड तैयारी कर रहे थे। मतलब एक तरह से मैं ये मानता हूं कि उनका चीफ मिनिस्टर का जो पूरा टेन्योर था 2001 टू 2014, वो एक तरह से was a full-fledged dress rehearsal for what he has done in the last 9 years. वो चाहे कपड़े का फैशन का मामला हो, या फिर पॉलिसीज का हो, या फिर द काइंड ऑफ वोकैबुलरी जिसका वो इस्तेमाल करते आए हैं। जो नए इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने कहा कि एक चीज को मैंने पॉइंट आउट किया कि किस तरह से उन्होंने छोटी छोटी चीजों को ट्राई आउट करना शुरू किया था। आपको याद होगा कि 2015-16 में उन्होंने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाना शुरू किया प्रधानमंत्री के तौर पे। मतलब ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसको ऑफिशियली सेलिब्रेट करना शुरू किया। 1949 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, तो ये इंडियन का नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे करके 2016 में मोदी जी ने घोषित कर दिया। लेकिन इसका सबसे पहले रोल आउट किया था 2010 में एज मुख्यमंत्री, और उन्होंने बकायदा कहा था कि मैं चाहूंगा कि आगे आके इसको राष्ट्रीय स्तर पे इसको मतलब मनाया जाना चाहिए। उस समय हम सब लोग 2010 में किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया था, क्योंकि शायद 2010 में गुजरात पॉलिटिक्स को कोई उतने ध्यान से नेशनल मीडिया नहीं कवर कर रही थी। अगर स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट किसी ने ये फाइल किया भी होगा तो वो हिंदुस्तान के अखबारों में पीछे के पन्नों में चला गया होगा। टेलीविजन की क्या प्रायोरिटी थी उस समय, उतना ज्यादा गुजरात को लेके इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि गुजरात को लेके सिर्फ एक चीज बिकता था, वो है कि मोदी और फिर दंगों की बात। उसके आगे कुछ खास ज्यादा उस समय मीडिया की नेशनल लेवल पे उत्सुकता नहीं थी, तो इसीलिए हम लोग मिस कर गए। और बाद में भी मतलब उतना उसका महत्वपूर्ण चीजें नहीं समझ में आए। बाद में मेरे को लगता है कि एक पूरा एक अलग वर्टिकल हम लोग रिसर्च कर सकते हैं कि एज प्रधानमंत्री उन्होंने क्या क्या किया, जिसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मोड में रोल आउट किया था चीफ मिनिस्टर के तौर पर। कई सारी चीजें और मिलेंगी। इसका मतलब ये कि ये जो जिस तरीके से वो गुजरात से निकलते हैं और निकल के वो 2014 का कैंपेन करते हैं, क्या आपकी नजर में वो बहुत ही वेल प्लान्ड कैंपेन था और इस तरीके का वेल प्लान्ड कैंपेन उसके पहले शायद कभी नहीं देखा गया था? नहीं, कभी नहीं देखा गया था, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी वो बहुत ही मतलब आगे का सोच के, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले थे। अब जैसे 2014 के समय हमने एक कैंपेन में देखा, मोदी जी अलग अलग जगह तो गए ही, एक दिन में कई सारे मीटिंग करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो कई सारे मीटिंग में वो आपको याद होगा कि वर्चुअली एड्रेस करते थे। टेलीविजन स्क्रीन्स लगाए जाते थे, करीब 350, 400 या 500 के करीब टेलीविजन स्क्रीन्स वैन्स पे माउंटेड थे, जो हिंदुस्तान के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूमते थे और रोज नई जगह पे जाते थे। और मोदी जी जहां पे भी कैंपेन करते थे, रोज शाम को एक सर्टेन निर्धारित समय तक, वो 7 बजे हो या 7:30 बजे हो, तब तक वो जरूर अपने गांधीनगर में जो उनका स्टूडियो होता था उसके अंदर चले जाते थे, और जहां जाके एक खाली स्टूडियो कमरे में, जैसे टेलीविजन एंकर अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ता है, न्यूज को प्रेजेंट करता है, ठीक उसी तरह से मोदी जी चाहते थे, और कैमरे के सामने खड़े होके हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में लोगों को एड्रेस करते थे। और ठीक उस तरह से उनकी एक्टिंग होती थी, जैसे कि वो एक ऑडियंस के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं कि उधर केरल में उधर कोई दिखेगा तो इधर जम्मू कश्मीर में इधर इशारा करेंगे, मतलब इस लेवल ऑफ उनकी तैयारी थी। जब मैंने बाद में देखा कि उनकी जो स्पीचेस की डिलीवरी होती 2013-14 में और उसके बाद में, और उसको पहले 2001, 2 या 3 के 2002 के इलेक्शन के साथ कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि उनकी जो एक्टिंग एबिलिटी है, एक्टिंग एबिलिटी ही कहूंगा, क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, मुझे लगता है उसमें जरूर
कोई ना कोई प्रोफेशनल इनपुट जरूर रहा होगा। ये सब ऐसी बातें हैं जिनके बारे में अगर किसी ने कोई उनको एडवाइस किया हो या उनको ट्रेन किया हो तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा और इसके बारे में कोई डिटेल्स या फाइल नोटिंग्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये आरटीआई एप्लीकेशन से आपको कहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि हैज नरेंद्र मोदी ever undergone any training for voice modulation or has he learnt any training। आप अभी मोदी जी के कोई भी भाषण को देखिए तो जिस तरह से वॉइस को क्विवर करके एकदम फेंट करके आवाजें निकालते हैं, ये पहले की भाषणों में नहीं देखने को मिलेगा। तो मोदी जी के बारे में मतलब हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसे राजनेता हैं जो हर कदम कुछ नई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कई बार इस बारे में जब मैं 2019 में जब मैं अपनी दूसरी किताब हिंदू राष्ट्र लिख रहा था, तीसरी किताब लिख रहा था, तो कई बार मेरे मन में आता था कि शायद मोदी एक फैक्ट्री प्रोडक्ट है, कि वो बिल्कुल सांचे में ढल के निकले हुए हैं, कि हर चीज वेल कैलकुलेटेड है, हर चीज वेल मेजर्ड है और हर चीज का कॉस्ट एंड बेनिफिट देख लिया गया है और उसी हिसाब से वो कंडक्ट करते हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि आपने भी और मैंने भी नरेंद्र मोदी को 2002 के पहले देखा था, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस वक्त भी देखा था, जब वो अशोक रोड पे रहते थे पीछे, तो उस वक्त भी हमने देखा था। वो बहुत ही, उस वक्त अगर किसी से कहते कि आदमी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इतना इम्पैक्ट भारत की राजनीति पे डालेगा, भारत की राजनीति को पूरी तरीके से बदल देगा, तो शायद किसी को यकीन नहीं होता। अगर मैं आज आपसे कहूं कि आप मुख्यमंत्री बनने के पहले वाले नरेंद्र मोदी को और मुख्यमंत्री बनने के बाद वाले नरेंद्र मोदी को अगर तुलना करें, तो कैसे आप देखेंगे, कैसे नरेंद्र मोदी को देखेंगे आप? मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी, मतलब मैं सबसे पहली बार नरेंद्र मोदी जी से मैं कहूंगा कि ठीक ठाक थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था, वो हुआ था 91-92 में, जब वो एकता यात्रा जो मुरली मनोहर जोशी जी लीड कर रहे थे, तो डॉक्टर जोशी की जो यात्रा थी उसके वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। उन दिनों में इकोनॉमिक टाइम्स में मैं रिपोर्टिंग यूनिट में था। तो एकता यात्रा को कवर करने के लिए मैं पहले नागपुर गया था, उसके पहले जब लॉन्च हुआ था त्रिवेंद्रम, वहां पे थे। तो उस समय उनके साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता था, अखबार का जो डेली का जो रिपोर्ट होता है उसको लिखने के बाद उनसे चर्चा होती थी। दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो थोड़ी देर 150 किलोमीटर उन्हीं के व्हीकल में उनके साथ चल दिए। तो एक चीज वो बिल्कुल हमेशा ऐसा लगता था कि वो हर चीज की तैयारी करके निकले हैं। जैसे उन दिनों में 91-92 में पत्रकार जो लोग मूव कर रहे हैं किसी एक कॉन्वॉय के साथ, उनको सबसे जगह जहां पे रात को जाके उनको जो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होगी वो होगी गुड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो हर जगह जहां नाइट हॉल्ट होता था वहां एक तरह से कम्युनिकेशन सेंटर होता था, जहां कई सारे कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर रहते थे, फैक्स मशीन्स रहते थे, टेलेक्स मशीन्स भी रहती थी। 2 टेलेक्स मशीन उस समय धीरे धीरे खत्म हो जा रही थी। कई अखबारों में फैक्स मशीन पे ही काम हो रहा था उस समय। कंप्यूटराइज्ड ईमेल द्वारा ये सब ट्रांसफर्स नहीं शुरू हुए थे टेक्नोलॉजिकली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर्ड थी। पत्रकारों की, जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनके टेक्नोलॉजिकल नीड्स को मीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। तो ये एक तरह से एडवांस प्लानिंग की जो कैपेसिटी थी मोदी जी में, ये देखने को मिली। उसके बाद जब वो दिल्ली में आ गए, वहां से चंडीगढ़ के बाद जब अटल जी जब प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद उनको नेशनल सेक्रेटरी के तौर पे उनको लाया गया, उनको पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनाया गया। तो तब सबसे पहली बार उनका जो नेशनल विजन है वो देखने को मिला। पहली बार नरेंद्र मोदी को नेशनल इश्यूज पे कंसिस्टेंटली किसी ने अगर बोलने को सुना तो वो मीडिया ने सुना उस समय, कारगिल युद्ध के समय, उस पीरियड में। आपको याद होगा उस समय उनके मतलब चॉइसेस फ्रेजेस भी डिलीवर करते थे, जिसको बाद में अमित शाह ने बिल्कुल जुमला के तौर पे मतलब पेश किया। वो चिकन बिरयानी वाली जो बात जो उन्होंने बोला था, तो इस तरह से एक देखा गया। तो उनमें हमेशा से स्पार्क देखा गया था। उस समय की जब हम लोगों से बात करते थे स्टोरीज करने के लिए और प्रिंट मीडिया के लिए, तो जो पार्टी के इर्द गिर्द के जो लोग बात करते थे, लोग हमेशा यही बोलते थे कि नरेंद्र मोदी इज बोथ प्रैग्मेटिक एज वेल एज वेरी आइडियोलॉजिकली साउंड।
ये मुझे मतलब याद है कि ये एक बात डॉक्टर जय दुबाशी थे, वो पत्रकार भी थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि यू वॉच आउट फॉर दिस मैन, ही हैज बोथ द थिंग्स, ही इज नॉट टोटली आइडियोलॉजिकल एंड not and zero pragmatism and only pragmatism, but not ideal. He has both of them. एग्जैक्ट वर्ड उनका याद नहीं आ रहा क्या बोले थे, लेकिन उन्होंने समझाया था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।